Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. का जो लेक्चर होगा वो डेडिकेटेडली रहेगा अपने कारों के ऊपर। अब ये कारो क्या चीज है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सो जो मैंने आपको ग्रुप पे नोट्स भेजे हैं उसको आपने रेफर करना है कारों के लिए। अब आप मोबाइल पे देख रहे हो तो माइट भी आप इम्पॉसिबल है कि आप उसको मोबाइल पे ही ओपन कर लो। अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो हो सकता है आप मोबाइल पे उसको ओपन करके साइड में रख दो, और अगर मोबाइल पे देख रहे हो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ओपन इट इन द अनदर टैब, देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना स्क्रीन पे। जो बातें लिखवा के दे रहा हूं उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। जरूरी नहीं है कि नोट्स आपके सामने रहे, मैं आपको स्क्रीन पे नोट्स तो दिखा ही रहा हूं, ठीक है। सो कारो की बात कर रहे थे हम लोग। नो क्या होता है ये कारो? कारो का लॉन्ग फॉर्म होता है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, तो CARO 2016। ना इसके ऊपर बड़ा ही हल्ला मचा था कि कारो कौन सा एप्लीकेबल है। तो एज यू ऑल नो कारो 16 सॉरी, और अभी लेटेस्ट जो जारी किया है वो कारो 2020, ठीक है। तो कौन सा कारो आपके एग्जाम के लिए लागू होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा ही बवाल मचा हुआ था, इसलिए मैंने आपके सिलेबस के टाइम पे इस कारो को कवर नहीं किया था। अब इंस्टीट्यूट का इसके ऊपर गाइडलाइंस आ चुका है कि आपके एग्जाम में कारो 2016 ही लागू है। ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ कोविड एंड कोरोना उन्होंने उस गाइडलाइन को वापस ले लिया कि कारो 2020 आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटर्स ने। तो पहले उन्होंने बोला कि कारो 2020 लागू है, फिर उसके बाद उस अनाउंसमेंट को वापस लिया और बोला कि आपको कारो 2016 ही लागू हो जाएगा। इस एग्जाम सब लोगों ने फॉलो करना है, और अगर प्रैक्टिकली 16 फॉलो हो रहा है तो आपके एग्जाम के लिए भी कारो 2016 ही एप्लीकेबल होगा। तो आप लोगों ने कुछ भी कहीं पर भी वीडियोस वगैरह देख रहे हो या फिर कुछ कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी ग्रुप में पढ़ रहे हो कि कारो 2020 एप्लीकेबल है, तो उसको भूल जाओ। मैं बता रहा हूं आपको कि कारो 2016 ही आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो, सो पहली बात ये हो जाएगी सर ये कारो 2016 ठीक है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 है, लेकिन ये किस चीज के बारे में जानकारी देता है, ये है क्या कारो 2016? व्हाट डू मीन बाय दिस, और करना क्या है, सीखना क्या है। अब देखो आपको पता है कि एज अ ऑडिटर यू आर रिपोर्टिंग टू द एंटिटी, रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर, रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट अंडर SA 700। तो 700 एक ऐसे है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो किसको, शेयर होल्डर्स को, कंपनी को, कि देखो कंपनी मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू कर लिया है, मैंने उसको चेक कर लिया है, मैंने इसका ऑडिट किया हुआ है, और इस ऑडिट के करने के बाद मेरे ये ओपिनियन है ना। तो वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग ऑडिट, कुछ लेना है और कुछ देना है। टू ऑब्टेन व्हाट, कुछ लेना मतलब क्या, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, एंड कुछ देना मतलब क्या, टू रिपोर्ट। तो आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, क्या कुछ लेना है और कुछ देना है, करो। कैसे करेंगे, कुछ लेना है और कुछ देना है। कुछ लेना है मतलब क्या, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू गिव रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट हम लोग देंगे ऐसे 700 के अंदर। अब अपने पास वो रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, हमने देखा था टाइटल है ना, फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी बातें थी, ठीक है ना। फिर हम लोग एड्रेस ही दे रहे थे, ये सुनो, फिर अपने पास उसके नीचे उसका रिपोर्ट था, तो उस रिपोर्ट का फॉर्मेट था, उसमें सब बातें हम लोग दे रहे थे कि ये किया वो किया, एविडेंस ऑब्टेन किया, फ्रॉड हुआ वगैरह वगैरह, इसमें हमको एविडेंस नहीं मिले, इसमें एविडेंस मिले, जितने चाहे ओपिनियन आप उसमें डाल सकते हो अपने रिपोर्ट में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो भारत की सरकार है, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है ऑडिटर आप नॉर्मल सब कंपनीज के रिपोर्टिंग SA 700 के अंदर दे देते हो, बात सही है, वो रिपोर्ट हम लोग पढ़ सकते हैं, उस रिपोर्ट से हमको अधिक जानकारी मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हमको कि हे ऑडिटर एक बात समझ लो कि कुछ कंपनीज ऐसी है जिन कंपनीज के कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर हमको एडिशनल रिपोर्टिंग चाहिए आपसे। मतलब आप ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लेते हो, बात सही है, ये सबके लिए हो गया, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए ऐसा होगा कि हम आपको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर्स भले ही
आपने उस चीज के ऊपर अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर दिया है, नोटिंग कर दिया है, ऑडिट रिपोर्ट में ऊपर आपने उस पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर दिया है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि हे ऑडिटर, हम आपको ऑर्डर करते हैं कि प्लीज हमको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी है उनके ऊपर आप हमको क्या कर दो, कुछ एक्सेस इंफॉर्मेशन दे दो जो हम आपसे मांग रहे हैं। जैसे मान लेते हैं फिक्स द सेट, तो फिक्स द सेट के ऊपर कारों में एक पॉइंट है फिक्स द सेट, तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि हे ऑडिटर, हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि फिक्स्ड असेट के ऊपर हम जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर आप हमको अलग से रिपोर्ट बना के दे दो। उस रिपोर्ट को बोलते हैं कारो, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, यानी कि ये कंपनीज ऑर्डर 2016 है और ये कौन सी ऑर्डर है, ऑडिट रिपोर्ट की ऑर्डर है, इसलिए नाम देखो इसका क्या है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसे अगर आपको याद है तो हम लोग कंपनीज के रूल पढ़ते थे, जैसे मान लो कंपनीज डिपॉजिट, तो कंपनीज के कंपनी एक्ट में एक डिपॉजिट करके चैप्टर है, उसमें कुछ रूल्स अगर डिपॉजिट के तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, दैट इज कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2016 फॉर से। तो मतलब ये क्या है, कंपनीज, ये एक्चुअली रूल कौन सा है, रूल है कंपनीज रूल 2016, कंपनीज रूल 2016, और उस रूल्स में एक प्रकार का रूल है, एक चैप्टर में है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूल ऐसे है, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014, तो कंपनीज रूल 2014 है, मतलब कंपनीज के कुछ रूल्स बने हैं 2014 के साल में, उस 14 के साल में हो सकता है अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर रूल बने, जैसे रूल 2014, कंपनीज रूल 2014 में कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 भी आए हुए हैं। मतलब यह है कंपनीज रूल 2014, समझ रहे हो ना, कंपनीज रूल 2014। अब इस रूल में क्या है, एक रूल आया है आपके शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर और एक रूल आया आपके डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये रूल्स है, वैसे ही ये क्या है, वैसे ही ये क्या है, ये है कंपनीज, इसको थोड़ा सा निकाल दो फॉर द टाइम बिंग, इसको निकाल दो, ये है कंपनीज ऑर्डर 2016। लेकिन ये कंपनीज ऑर्डर किस चीज के लिए डाली गई है, ये डाली गई है ऑडिटर्स के रिपोर्ट के लिए। तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 में गवर्नमेंट हमको ये कह रहा है कि हे ऑडिटर, हम इस ऑर्डर में जितने पॉइंट्स आपको पूछ रहे हैं और उसमें जितने क्वेश्चनियर्स है उनके ऊपर आप हमको आंसर करो, उनके ऊपर हमको रिपोर्ट करो, इन एडिशन टू द रिपोर्ट दैट यू आर सबमिटिंग टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स को सबमिट करने वाला एक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज रहेगी जिन कंपनीज के लिए कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में जो भी आपको रिपोर्टिंग पूछा है उस कंपनीज के लिए आपने वो ऑर्डर देना है। सारी कंपनीज के लिए कारो लागू नहीं है, कुछ ही ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर ये लागू है। यहां तक ये सारी बातें क्लियर है क्या, बताओ। मतलब ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016, कारो 2016 चीज है क्या, ये समझा है क्या, बताओ। अगर ये समझा है तो आगे बढ़ेंगे। यस, तो निधि जी बोल रही है जी हाँ सर समझ गए हैं। बाकी लोग रिप्लाई करो। यस, क्लियर है। चलो, सो ये बात समझ गई है। अब देखते हैं इस कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमको करना क्या है। तो इफ यू सी मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन कारो, अब कुछ पॉइंट्स मैंने क्या कर दिए, मैंने स्क्रॉल कर दिए,
ठीक है, उस स्क्रॉल किए हुए पॉइंट्स में क्या है बता दूंगा, मैंने स्किप नहीं किया है, नहीं बोलेंगे सर रिफंड दे दो अभी स्किप कर दिया आपने, नहीं। अब वो पहले ये समझेंगे कि थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये कारो चीज है क्या और कौन कौन से पॉइंट्स है। तो कारो के रिपोर्टिंग में क्लॉज नंबर 3 है और उस क्लॉज नंबर 3 के फर्स्ट सब क्लॉज में ये बताया गया है कि आपने ऑडिटर ने फिक्स्ड असेट के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग करना है। ओके, तो फिक्स्ड असेट के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग करना है, तो बताया है, पूछा है कि गवर्नमेंट हमसे पूछ रही है कि हे ऑडिटर, तुम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तुम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। ओके, तो मतलब पूछा है कि मान लेते हैं आप ऑडिटर हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कारो लागू हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है ऊपर एप्लीकेबिलिटी देखेंगे हम लोग कि क्या उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आता है। तो यू बीइंग द ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको गवर्नमेंट पूछ रहा है कि हे ऑडिटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या फिक्स्ड असेट के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसमें फिक्स्ड असेट के सारे पर्टिकुलर्स मेंशन्ड है? अगर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। मतलब गवर्नमेंट को फिक्स्ड असेट के बारे में यह पूछना है कि क्या उस कंपनी ने, जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो, जिसको कारो लागू है, वो कंपनी फिक्स्ड असेट के प्रॉपर रिकॉर्ड जिसमें फिक्स्ड असेट के पर्टिकुलर्स, प्रॉपर पर्टिकुलर्स, फुल पर्टिकुलर्स शो कर रहा है, नहीं कर रहा। अब आप मुझको जवाब देंगे ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें फिक्स्ड असेट के फुल पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। बहुत बारी हमने अपने बैच के दौरान इस रिकॉर्ड का जिक्र किया है, तो आप मुझको बताओ कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें फिक्स्ड असेट के फुल पर्टिकुलर शो किए जाते हैं जो कंपनी को मेंटेन करना है मैंडेटरली। स्नेहल जी, आप अपने वीडियो को थोड़ा सा आगे ड्रैग कीजिए, आपका वीडियो पीछे चल रहा है, थोड़ा सा आगे ड्रैग कीजिए। यस, तितिक्षा बोल रही है टीईवी ऑफ द फिक्स्ड असेट, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ। बेटा ये तो असर्शंस हो गए, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, ये तो असर्शन हो गया, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द ऑडिटर। मैं पूछ रहा हूं ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, किस चीज का रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड का नाम पूछ रहा हूं मैं। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है फॉर विच इज शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ फिक्स्ड असेट। जिन भी लोगों का वीडियो थोड़ा सा लैग में चल रहा है वो अपने वीडियो को थोड़ा सा आगे ये करना, ड्रैग करना, डबल टैप करेंगे तो 10 सेकंड से आगे चला जाएगा। आपको पता है तो आंसर करो, नहीं है तो ना बताओ, नहीं पता है सर, यस, नो, डोंट नो, कुछ तो आंसर करो। हमारे सीए इंटर में जो एक ऐसी ऑनलाइन बैच चल रही है ना, तो उसमें मैंने बोला कि आप एक काम करो, आपको पता है यस यस है तो आप आंसर लिख दो, नहीं आ रहा है तो नो करो, और अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलो डोंट, आप लिखो डोंट नो। तो स्टूडेंट ने लिखा
डोंट नो, बताओ, अब ये तो हद हो गई। अदिति जी बोल रही है फिक्स्ड असेट मैनेजमेंट मॉड्यूल, ओहो हो, ये क्या नया चीज है, नया है ये। तो बच्चों मैं बोलता हूं आपको कि फिक्स्ड असेट रजिस्टर, कभी आपने इसका नाम सुना है, फिक्स्ड असेट रजिस्टर? तो हर एक कंपनी जो फिक्स्ड असेट जिनके पास है, उस हर कंपनी ने फिक्स्ड असेट रजिस्टर को मेंटेन करना है। और एज एन ऑडिटर यू शुड verify whether the company has maintained the fixed asset register. Not only the company has maintained the fixed asset register, but whether the full particulars about the fixed assets, क्या उसमें वो मेंशन्ड है। जैसे मान लो कंपनी, जैसे कि भी देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कितने फिक्स्ड असेट है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कितने फिक्स्ड असेट है, तो देखो यहाँ पे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनुअल रिपोर्ट ऑफ 1920, तो ये रहा एनुअल रिपोर्ट ऑफ 1920। स्टैंड अलोन लिखना चाहिए था, हाँ, ये रहे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट, जी हाँ, ये देखो, ये सारी बातें हैं किसमें, इन क्रोड्स। तो 31 मार्च 2020 पे कंपनी के फिक्स्ड असेट कितने हैं, देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,97,847 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट वगैरह वगैरह, ये अलग है। अब अगर मैं जाता हूं नोट नंबर 1 में, मैं गो टू द नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में मुझको डिटेल समझ रहे हैं, देखो नोट नंबर 1, ये रहे नोट्स, नोट नंबर 1, जो टोटल उनका फिक्स्ड असेट का जो ब्लॉक है वो कुछ इस प्रकार से है। ओन असेट्स, लैंड, ओपनिंग एडिशन कुछ हुए हैं, डिडक्शन कुछ हुए हैं, डेप्रिसिएशन कुछ आया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, तो इन करोड्स। उसके बाद राइट यूज ऑफ असेट्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स वगैरह वगैरह। तो अगर मान लेते हैं इतने रुपयों के, जैसे प्लांट एंड मशीनरी देखो 2,29,218 करोड़ रुपीस, यानी कि इसके ऊपर और 7 zeros आएंगे, तो इतने रुपयों के बस प्लांट एंड मशीनरीज है। जैसे उनके पास एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स है, 46 करोड़ के एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स है ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। इसको छोड़ के और ग्रुप कंपनी रिलायंस के, उनके पास और शिप्स और एयरक्राफ्ट रहेंगे। तो इन सारे फिक्स्ड असेट के लिए कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स्ड असेट रजिस्टर मेंटेन करेगी, और उस हर एक फिक्स्ड असेट रजिस्टर में कंपनी क्या करेगी, ऐसे जैसे मान ले अपने पास शिप्स है, अपने पास एयरक्राफ्ट है, तो मान लेते हैं शिप में कौन सा है, तो ऑन दिस डेट ये खरीदी किया, ऑन दिस डेट ये खरीदी किया, ऑन दिस डेट ये खरीदी किया, फिर उसके बाद उसमें से ये बेच दिया, सेल किया,
वगैरह वगैरह, क्लोजिंग कितना है इतना, तो अलग से एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करेगी जो उनको भी क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए मदद करे कि ये शिप है तो ये शिप मेरे इस फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में है, ये एयरक्राफ्ट फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में इस लाइन पे है, समझ गए। तो उनको भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये बात यूज होगी। और साथ साथ ऑडिटर अगर चेक कर रहा है कि कंपनी बोलो कि तुम्हारे फिक्स्ड एसेट कितने हैं बताओ, कहां पे बताओ, ये फिक्स्ड एसेट तुम्हारा है बताओ, ये कैसे तुम प्रूव करोगे, तो आप बोलेंगे देखो ये फिक्स्ड एसेट जो है ये एक्स फिक्स्ड एसेट, कंपनी बोलेगी ये जो फिक्स्ड एसेट है वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में यहां पे लिखा हुआ है, उसका नंबर ये है, उसका यूनिक नंबर ये है। आप कभी बैंक में वगैरह जाओगे तो बैंक में या फिर किसी भी कंपनी में वगैरह जाओगे, अमूमन तौर पे बैंक पे देखो तो बैंक में स्कैनर वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, टेबल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें है ना कुछ नंबर लिखे जाते हैं। आप अपने कॉलेजेस में भी वगैरह देखो तो हर एक बेंच के ऊपर है ना नंबर लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई डीआरके कॉमर्स कॉलेज में है तो वहां पे डीआरके, या फिर सीसी कॉमर्स कॉलेज विवेकानंद में है तो वीसीके स्लैश सो एंड सो स्लैश सो एंड सो, ऐसे लिखा जाता है उस बेंचेस के ऊपर, उस टेबल के ऊपर, या फिर आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ये चीज क्या है, तो ये जो नंबर है वो उनके फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में लिखा जाता है क्रॉस वेरीफाई। अगर मैंने पूछा कि ये बेंच आपका है कैसे, तो आप बोलेंगे इसके ऊपर जो नंबर है ना, ये नंबर आप फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में जाके देखो, वहां पे आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो ये यूनिकनेस है किसका, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का। तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में ये लिखा गया है कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर क्या कंपनी ने मेंटेन किया है। यहां पे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ये बोलते हैं कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन कर रही है, विच इज शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट के रिपोर्टिंग करने के लिए तो में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, दैट इज वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसमें सारे फुल पर्टिकुलर्स उस फिक्स्ड एसेट के बारे में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? समझा तो यस बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कारों में नक्की क्या करना है, तो ये करना है, समझे? हाँ या ना बोलो। यस। अब देखो इस कारों को पूरा जो कारों है, इस पूरे कारों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो कारों है, कारों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट है रिपोर्टिंग। दूसरा पार्ट है रिपोर्टिंग। तो एप्लीकेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अभी पेंडिंग रखेंगे, उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। पहले हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या है, रिपोर्टिंग मतलब ये वाली रिपोर्टिंग। तो उसमें कुछ क्लॉजेस है, वो सारे क्लॉजेस हमको याद होने चाहिए, और उस क्लॉजेस के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग होगा ये याद होना जरूरी है। बिकॉज एग्जाम में आपको कैसे सवाल पूछते हैं, एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब सच ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो फॉर फिक्स्ड एसेट। तो आपने क्या करना है, ये ए बी और सी तीनों पॉइंट याद रखने हैं और उसको एग्जाम में लिख देना है। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो उसमें बहुत सारा लेंदी आंसर आपको दिखेगा, समझे? या फिर आप कुछ और रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें आपको और बहुत सारे डिटेल्स नजर आएंगे, लेकिन उतनी बात याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको 7 पेजेस के नोट्स दिए हैं उतने ही आपने याद रखने हैं, उतने ही आपने करने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको वापस दोहरा रहा हूं, ये जो मैंने नोट्स दिए हैं 7 पन्नों के, कारों के लिए बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। बस आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे जो भी क्वेश्चंस है, साथ साथ मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह है कारों के रिलेटेड, उसको एक बार देख के चले जाना है। उसमें ही सारे सवाल आएंगे और कहीं से सवाल नहीं बनेंगे कारों के ऊपर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये आपको हो सकता है 4 से 6 मार्क जो है वो आपको दिलवा दे। तो इसीलिए ध्यान से और ढंग से दिल लगा के इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है? चलो सो पढ़ते हैं। अब पहले देखते हैं कि कितने पॉइंट्स है जो हमने याद करना है। तो इफ यू सी द
टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज 16, टोटल नंबर पॉइंट दैट इज 16। तो क्लॉज नंबर 3 में 16 पॉइंट बोले हैं, इन 16 पॉइंट्स को आपने याद रखना है और उसके अंदर जो भी रिपोर्टिंग है वो आपने याद रखना है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, सर कैसे याद करे, ये इतने 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट के अंदर बहुत सारे और पॉइंट है, उसको कैसे याद करे? भाई डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं साथ हूं तो डरो मत। क्या आपको मेरे पर भरोसा है? हाँ या ना? भरोसा है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। हाँ तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर देख लेंगे क्या करना है। क्या आपको मेरे पे भरोसा है? हाँ टिक टिक बोल रही है, पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द फेथ इन मी। अच्छा लगता है सुन के कि आपको मेरे पर भरोसा है। चलो सो इसी भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पहला क्लॉज जो है वो है आपका फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट के लिए जो पहला रिपोर्टिंग है वो मैंने आपको बोल दिया था। पहला रिपोर्टिंग आप क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक को ले सकते हो। अगर आपने इसका प्रिंट निकाला है, कारो वाला का प्रिंट निकाला है, तो उस प्रिंट में लिखो। नहीं है प्रिंट आपके पास तो एक काम करो, नोटबुक ले लो, नोटबुक में हेडिंग डालो कारो 2016, उसमें लिखना क्लॉज नंबर 3(1), जैसे अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 3(1) के आगे फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट के आगे लिखो जो भी अभी मैं लिखवा के दे रहा हूं। तो फिक्स्ड असेट के लिए पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि क्या फिक्स्ड असेट रजिस्टर मेंटेन किया है। अब फिक्स्ड असेट रजिस्टर का मतलब क्या है? इट इज ए व्हाट? प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड फुल पर्टिकुलर्स। इसके बारे में फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द फिक्स्ड असेट। तो पहला पॉइंट फिक्स्ड असेट रजिस्टर। तो फिक्स्ड असेट के बारे में अगर आपको सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि कारो व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2016 फॉर फिक्स्ड असेट, सो दैट इज पहला पॉइंट आएगा वेदर द प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स। एग्जांपल के तौर पे फिक्स्ड असेट रजिस्टर। आप याद रखने के लिए फिक्स्ड असेट रजिस्टर पहले लिख दो ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, whether physical verification has been done by the management in respect of fixed asset at the reasonable interval। तो हमने ऑडिट में अंदर भी सीखा हुआ था कि फिक्स्ड असेट्स हो, इन्वेंटरी हो, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आए तो उसको हम लोग क्या करें, एडजस्ट कर सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे इन्वेंटरी के बारे में हमने देखा था, हो सकता है इन्वेंटरी बुक्स में ज्यादा दिख रही है और एक्चुअली में इन्वेंटरी कम है। हो सकता है कुछ पिल्फरेज हुआ है, या हो सकता है कुछ इन्वेंटरी इधर उधर रह गई है, हो सकता है कुछ इन्वेंटरी चोरी हो गई है, हो सकता है कुछ इन्वेंटरी यूज हुई है लेकिन रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं है, इस वजह से स्टॉक बढ़ के दिख रहा है ना। हो सकता है इन्वेंटरी बुक्स में कम दिख रही है लेकिन एक्चुअली इन्वेंटरी ज्यादा है, जिसको भी परचेस किया हुआ हो लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड फॉर नहीं किया है। अकाउंटिंग हो चुका है, परचेस में आ चुका है लेकिन इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र नहीं हुआ है, नोटिंग नहीं हुआ है। तो वैसे ही फिक्स्ड असेट में भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ फिक्स्ड असेट इधर उधर हो चुके हो, कुछ पिल्फरेज हुआ हो, कुछ लॉस हुआ हो, कुछ स्क्रैप करके बेच दिए हो हमने, है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फिक्स प्लांट एंड मशीनरी है, तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी छोटे छोटे मोटे जो जिग्स एंड फिक्सचर्स वगैरह होते हैं, तो उसको हो सकता है किसी ने चोरी करके कोई लेके चला गया, एम्प्लॉई वगैरह, या फिर कंपनी ने उसको स्क्रैप सेल करके दिखाया है और वो स्क्रैप सेल हमारे बुक्स में नहीं आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड एरिया है स्क्रैप में। मैंने आपको बताया था कि स्क्रैप कैसे हो सकता है, स्क्रैप करके बेच देंगे, जैसे कि मान लो घर पे भी स्क्रैप वगैरह ना सब उठा के बेच देते, लेकिन वो स्क्रैप का नोटिंग जो है वो बुक कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में एज अ स्क्रैप सेल्स नहीं करती है, क्योंकि वो पैसा कुछ लोग खा जाता है बीच में। लेकिन स्क्रैप सेल करके चला गया है तो अपने बुक्स में से उसका एंट्री होना चाहिए कि ये वाला जो फिक्स्ड असेट है या फिर ये जो जिग्स एंड फिक्सचर्स है प्लांट एंड मशीनरी के, वो हमने स्क्रैप करके बेच दिए जिसका कोई उपयोग नहीं था और वो हमारे बुक से निकल चुके हैं। तो बुक्स में ज्यादा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। समझ रहे बात को? तो इसके लिए पीरियोडिक इंटरवल पे, अब ये इंटरवल कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मैनेजर डिसाइड करेंगे। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी है तो क्वार्टरली वो करेंगे, हो सकता है उससे छोटी कंपनी है तो वो 6 मंथली करेंगे, बहुत ही छोटी कंपनी है तो वो क्या करेंगे, ईयरली उसको नोटिंग उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो इंटरवल जो होगा वो डिसाइडेड बाय द मैनेजर, डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ।
लेकिन वो जो इंटरवल उन्होंने डिसाइड किया है, वो इंटरवल पे मैनेजमेंट ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो फिक्स एसेट के बारे में पहला फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन किया है और वो रजिस्टर लेके उन्होंने फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो पहला फिक्स एसेट रजिस्टर और उस रजिस्टर के हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन किया है नहीं किया। तो पहला दूसरा क्या आएगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिक्स एसेट के लिए पहला फिक्स एसेट रजिस्टर्ड मेंटेन किया है नहीं किया है, दूसरा उसके हिसाब से उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है। तीसरा है अब हम लोग फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ना, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल यानी कि बहुत ही सब्सटैंशियल है ना, हम लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। मतलब कि हमको यहां पे नजर आ रहे हैं कुछ तो 10 फिक्स्ड एसेट, ठीक है, लेकिन बुक्स में 10 नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जाके देखा जाए तो एक ही है। अब ये हो गया मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। जैसे इन्वेंटरी की बात करेंगे तो इन्वेंटरी में मान ले कोई स्क्रू नट्स वगैरह होते हैं ना, तो मान लेते हैं इन्वेंटरी में हमारे पास कुछ स्क्रू नट्स वगैरह कुछ है। अब हमने पाया कि ये जो स्क्रू एंड नट्स वगैरह जो है वो है बुक्स में कुछ 1051, तो 1051 नंबर्स है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली वेरीफाई करी जाए तो 1050 ही है। तो 1050 में एक स्क्रू इधर का उधर हो गया, इट इज नॉट अ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। लेकिन 1050 की जगह पे ओनली 51 है, 1000 गायब है, ये हो गया मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। तो अगर मान लेते हैं हम फिक्स एसेट रजिस्टर लेकर के फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उस फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे हमको कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, तो क्या वो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी बुक्स में प्रॉपर डील की गई है? यानी कि अगर कम नजर आ रहे हैं, जैसे कि 10 मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास एक ही दिख रहा है, तो 9 मशीनरीज का जो एक्सेस रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में था उसको निकाल करके उसको राइट ऑफ करना चाहिए, या फिर उसका क्या हुआ है वो हमने देख करके उसका नोटिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में करना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली में मेरे पास एक ही है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं 10 प्लांट एंड मशीनरी, तो 9 प्लांट एंड मशीनरी से मेरा बैलेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। या फिर ऑलरेडी मेरे बुक्स में 10 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास 20 फिक्स एसेट है, तो 20 फिक्स एसेट क्यों है बेटा? तो आपने कुछ खरीदी किए हैं, लेकिन उसको क्या नहीं किया आपने? बुक्स में एंट्री नहीं किया। तो सर क्या ऐसे भी हो सकता है? जी हां, जरूर हो सकता है। आपको पता है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, टोबैको या फिर सिगारेट मैन्युफैक्चरर्स, पता है ना? तो इनका कैसे होता है सिगारेट मैन्युफैक्चर का? इनका जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी, ओके। जैसे मान लो मेरा एक सिगारेट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, जैसे आईटीसी है ना, सो आईटीसी का एक फरीदाबाद में एक प्लांट है, मान लो फरीदाबाद में एक प्लांट है, और उस प्लांट पे मान लेते 10 मशीनरीज है जो सिगारेट मैन्युफैक्चरिंग करती है, और हमने फिक्स कर लिया है कि एक मशीनरी जो है वो दिन के कुछ 100 सिगारेट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। सो 10 मशीनरी कितने मैन्युफैक्चरिंग करेंगी? तो दिन का 1000 पर डे का उनका क्या है बोलो, फरीदाबाद प्लांट का प्लांट कैपेसिटी है। और अगर मान लेते हैं 365 डेज, यानी कि एक साल में वो कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? सो 365,000, सो 3,65,000 फरीदाबाद प्लांट एवरी ईयर, पर ईयर क्या कर सकती है? मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, और उतना ही बेच सकती है। उतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उतना ही बेचेगी ना, तो उनको अपने बुक्स में भी क्या दिखाना पड़ेगा? 3,65,000 हमने मैन्युफैक्चरिंग करी और 3,65,000 हमने बेच दिए। उससे कम भी दिखा सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है तो, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं? ये काला धंधा कर सकते हैं, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। ये क्या करेंगे? 10 मशीनरी की जगह पे 20 मशीनरी लगाएंगे और बुक्स में दिखाएंगे 10 मशीनरी, 20 मशीनरी खरीदी करेंगे। अब इससे क्या हुआ? उनका जो 3,65,000 जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था मैक्सिमम, ये हो गया डबल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग बोलते हैं 3,50,000 का उनका प्लांट कैपेसिटी, तो ये हो गया डबल, मतलब हो गया 7 लाख। तो अभी ये कितना बेच रहे हैं? 7 लाख बेच रहे हैं, डबल बेच रहे हैं, लेकिन उसमें कितना दिखा है? 3,50,000। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जाके वेरीफाई करा जाए तो वहां पे 20 मशीनरी दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है 10, बुक्स में दिख रहे हैं 10। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि इन कंपनीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, और अगर नहीं किया है तो आप रिपोर्ट करो,
और अगर किया है तो रिपोर्ट करो। और उन्होंने जब वेरिफिकेशन किया था तो उस टाइम पे कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही थी, तो उसका नोटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया है और उसका रिपोर्टिंग किया है। पॉइंट तो यहां पे अगर मान मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, ओके, तो उसको बुक्स में प्रॉपरली डेल्ट किया है नहीं किया है, ये आपने देखना है। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? समझे? यस और नो? बताओ, क्या पहला क्लॉज आपको क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स है जो फिक्स्ड असेट के बारे में आपको पूछे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कारों का सेपरेट रिपोर्टिंग करो और उस फिक्स्ड असेट के बारे में इतनी 3 बातें आप हमको बताओ। पहला पॉइंट, फिक्स्ड असेट रजिस्टर मेंटेन किया है नहीं किया है, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन और नॉट, एंड फुल पर्टिकुलर्स हैव बीन शोन इन द बुक्स। दूसरा, वो फिक्स असेट रजिस्टर लेके क्या आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है बिटवीन द रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट, और उसके साथ अगर उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है तो क्या उसको प्रॉपरली उन्होंने डेल्ट किया है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। क्लियर है? पक्का? तो एक काम करो, ये 3 पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में है जो लिख दो। कैसे लिखेंगे? पहले पॉइंट नंबर 3A लिखे, 3.1 लिखेंगे, फिक्स असेट लिखेंगे, और उसके आगे ये 3 पॉइंट लिख देंगे। यही 3 पॉइंट आपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले लिखने हैं। चाहे तो वो सिगरेट वाला एग्जाम्पल भी वहां पे कोट कर दो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई होप आपका लिख करके हो गया है। आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के बारे में क्या रिपोर्टिंग करना है? अगेन सेम, इन्वेंट्री, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल्स। तो इन्वेंट्री के बारे में पहला होगा, ये भी असेट ही है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री के बारे में पहला, फिजिकल वेरिफिकेशन किया है नहीं किया है, और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, जब कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आएगी तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी तो आएगी, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई है तो उसको प्रॉपरली डेल्ट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। इन्वेंटरी के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन किया है नहीं किया है, किसने? मैनेजमेंट ने, विद इन द रीजनेबल इंटरवल्स, और अगर उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया है नहीं किया है। खत्म, इन्वेंटरी पॉइंट भी खत्म हो गया। देखो कितना आसान है कारों को याद करना। समझे? तो ये भी लिख दो, इन्वेंटरी का भी लिख दो। सेकेंड पॉइंट भी हो गया आपका। ओके, हो गया।
चलो सो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कारों के 2 पॉइंट पढ़ लिए बच्चों, मेरे कलीजी के टुकड़ों, हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कारों में। कारों में कुल मिला के 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट में से 2 खत्म हो गए, 14 बच गए हैं। तो पहला पॉइंट हमने बच्चा पढ़ा वो था फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट के बारे में हमने क्या पढ़ा? फिक्स्ड असेट के बारे में पहला हमने पढ़ा फिक्स्ड असेट रजिस्टर। नाउ व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड असेट रजिस्टर? वो कहना चाहते हैं कि क्या आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं जिसमें फुल पर्टिकुलर्स दिखाए जाते हैं। अब फिक्स्ड असेट के बारे में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो फिक्स्ड असेट के बारे में फुल पर्टिकुलर्स देता है? तो वो है फिक्स्ड असेट रजिस्टर। दूसरी बात हमने ये पढ़ी बच्चों कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रही है एट दी रीजनेबल इंटरवल्स, एट दी रीजनेबल इंटरवल्स, रीजनेबल इंटरवल्स। और तीसरा, इस फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर हमारे पास कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही है, तो उसको उन्होंने प्रॉपरली डेल्ट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये हो गया आपका फिक्स असेट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों हमने ये पढ़ा दैट इज इन्वेंटरी। सो इन्वेंटरी के बारे में गवर्नमेंट बोलता है कि आप जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसके इन्वेंटरी के बारे में हमको ये बताओ, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कौन? मैनेजमेंट, अगेन एट द रीजनेबल इंटरवल, रीजनेबल इंटरवल्स, ओके। और दूसरा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन जब कभी भी होता है किसी भी पॉइंट के बारे में, तो उसका मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर हमको नजर आती है तो उसको प्रॉपरली डेल्ट करा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो ये 2 बातें हमने पढ़ी, कहां पे बोलो? कारो 2016 के पहले 2 पॉइंट में से। एनी डाउट सो फार? आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, लोन गिवन बाय द कंपनी। ओके, अब आपके दिमाग में सवाल आया रहता है 16 पॉइंट याद कैसे करें? पहले 16 पॉइंट्स पढ़ लो, जैसे हम लोग अंदर के पॉइंट्स याद कर रहे हैं वैसे पॉइंट्स भी याद करवा दूंगा आपको कि ये कौन से 16 पॉइंट्स है जिसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से है। तो तीसरा पॉइंट है आपका लोन गिवन बाय द कंपनी। ओके, लोन गिवन बाय द कंपनी। अब कंपनी किसी को लोन दे सकती है? जी हाँ, कंपनी लोन दे सकती है, डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। आप सीए फाइनल में आओगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे सकती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को लोन दे सकती है, कंपनी किसी और कंपनी को भी लोन दे सकती है। ये सुनो, तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने किसी प्रकार का लोन किसी को दिया है तो वो रिकवरेबल है। तो अगर मान लो हम किसी को लोन दे रहे हैं, हम किसी को लोन दे रहे हैं, मान लो आप मेरे को लोन दे रहे हो, आप मेरे को लोन करके कुछ 10 लाख रुपए दे रहे हो, ठीक है? तो आप कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखोगे? तो पहली बात ये बोलोगे कि सर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, सर कितना प्रतिशत ब्याज दोगे, कितना इंटरेस्ट रेट दोगे। दूसरा आप बोलोगे सर इसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, मतलब आप 5 साल में वापस करोगे, 10 साल में वापस करोगे, 15 साल में वापस करोगे। ये सुनो, सर 10 लाख हम आपको दे रहे हैं लेकिन उसका सिक्योरिटी क्या दोगे आप हमको? 10 साल तो अनसिक्योर्ड, 10 लाख तो हम लोग अनसिक्योर्ड नहीं दे सकते, कुछ सिक्योरिटी आना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी के बारे में अगर मान लो मैंने आपको कुछ मेरा घर आपको जो है वो गिरवी दे दिया, तो उसके बारे में मॉर्गेज डीड वगैरह बनेगा हमारे और आपके बीच में, तो वो मॉर्गेज डीड बना है नहीं बना है। तो इतनी सारी बातें लोन के लिए आपके दिमाग में झट से क्या होगी आगे। अब यही बातें आप अगर लोन दे रहे हो, आपको हटा करके वहां पे कंपनी को बिठाएंगे। अब देखेंगे कि कंपनी अगर किसी को लोन दे रही है तो उस लोन देने की जो ट्रांजैक्शन है, ये जो घटना घटी है लोन देने की कंपनी ने किसी और को, तो गवर्नमेंट पूछता है कि हे ऑडिटर, तुम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो कंपनी अगर किसी को लोन दे रही है या फिर उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट में अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो हमको प्लीज ये एबीसी 3 पॉइंट उस लोन के बारे में बता दो। तो पहला पॉइंट कौन सा है? वेदर एनी टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ सच लोन आर प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। Now what is प्रीजुडिशियल? प्रीजुडिशियल यानी कि अगेंस्ट। ओके, आपको पता ही रहेगा ये अगेंस्ट कंपनीज इंटरेस्ट, मतलब कंपनी को नुकसानदायक है, हानिकारक है। पापू ये तो लोन कंपनी के लिए हानिकारक है, वो गाना है ना, पापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो ये है बापू, ये लोन तो कंपनी के सेहत के लिए हानिकारक है, कंपनी के
फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो उसमें नहीं डाली हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक कंपनी है नेस्ले, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ओके, आप क्या हो, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के ऑडिटर हो, मैगी खाओ, ठीक है। तो आप इस कंपनी के ऑडिटर हो। तो और इस कंपनी ने क्या किया है, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडियरी कंपनी, ओके, जो है नेस्ले यूएसए लिमिटेड। तो ये नेस्ले इंडिया लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और ये नेस्ले यूएसए लिमिटेड क्या है बोलो, एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड की। अब होल्डिंग सब्सिडी आपको पता है। अब नेस्ले यूएसए लिमिटेड को कुछ पैसे की जरूरत है, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, इनको दे दिया लोन, इनको दे दिया लोन। अब दोनों एंटिटी अलग अलग है, कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने जब नेस्ले यूएसए लिमिटेड को कुछ लोन दिया, लोन दिया 100 करोड़ का। अब बताएंगे इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट तो ले लेगी ना, बिकॉज नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने पैसे कमा करके, उसके शेयर होल्डर अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, वो अलग कंपनी है। तो वो 100 करोड़ का लोन जब दे रही है तो कुछ इंटरेस्ट तो कमाएगी ना। अब ये इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना होना चाहिए इंटरेस्ट रेट? क्या ये इंटरेस्ट रेट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके आजू बाजू होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6% पर एनम, तो बताएंगे नेस्ले ने उनको कितना देना चाहिए? नेस्ले ने देना चाहिए 4%, 5% या 7%। 7% तो देगी नहीं बिकॉज ये उनकी सब्सिडरी है, लेकिन मान लेते हैं उसके आजू बाजू होना चाहिए। चलो मान लेते हैं 4% हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनेबल मानेंगे, बिकॉज अपनी सब्सिडरी कंपनी है। मार्केट में 6% है ना, 5, 6, 7 होना चाहिए, ठीक है, 4 भी नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं नेस्ले इंडिया बोला कि ठीक है हमको 5% पर एनम से दे देंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है 5% तो बिल्कुल सही है, बिकॉज 6% मार्केट में है, तो 5% हम हमको दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारी कंपनी है तो हम लोग दे देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने नेस्ले यूएसए लिमिटेड को ये जो 100 करोड़ का लोन दिया है, वो दिया है एट द रेट ऑफ 1% पर एनम, तो बताएंगे ये जो लोन दिया है उसकी एक टर्म है कि आप हमको ये लोन रीपे करेंगे विद द इंटरेस्ट ऑफ 1% पर एनम। बिल्कुल सरासर गलत है या नहीं है? स्नेहल जी बोल रही है गलत है। और जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे या फिर डिले रिप्लाई कर रहे हैं, प्लीज अपने वीडियो को आगे ड्रैग करो। गलत है, गलत है, यस बिल्कुल गलत है। तो बताएंगे क्या ये प्री जुडिशियल है? क्या ये प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? जी हाँ है। तो आपने यही रिपोर्ट करना है कि ये जो लोन, अगर मैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड का ऑडिटर हूं तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि कारो में बोल दूंगा कि देखो गवर्नमेंट नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले यूएसए लिमिटेड को ऐसा ऐसा लोन दिया है और उन्होंने उस लोन को 1% पर एनम के हिसाब से दिया है, हालांकि मार्केट में 6% चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये क्या है बोलो, अगेंस्ट द कंपनीज इंटरेस्ट। तो यही रिपोर्ट करना है। अगर कंपनी ने लोन दिया है तो, अगर मान लो नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने किसी को भी कुछ लोन नहीं दिया, डायरेक्टर्स को लोन नहीं दिया है, एम्प्लॉयज को लोन नहीं दिया है, तो ये बातें गलत, तो यह बातें आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लोन मान लो कंपनी ने डायरेक्टर को दे दिया है, ओके, ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो अपने किसी डायरेक्टर को लोन दे। अब कंपनी डायरेक्टर को लोन देती है, कंपनी थोड़ी ना आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि लोन कितना देना है, क्या करना है। तो डायरेक्टर को लोन देना मतलब डायरेक्टर ने ही डायरेक्टर को लोन दिया है ना, लेकिन ये जो पैसे किसके हैं वो कंपनी के हैं। अब ये जो पैसे कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन करके दिए, यानी कि डायरेक्टर ने ही डायरेक्टर को लोन दिया, मतलब हमने ही अपने आप को लोन दिलवाया है कंपनी के नाम पे, तो वो पैसा सही हाथ में जाना चाहिए और वो पैसा रिकवरेबल भी होना चाहिए और उसके टर्म्स एंड कंडीशन सही भी होने चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट यहां पे डाला हुआ है कि कंपनी अगर किसी को लोन देती है तो पहला काम, पहली बात जो भी हमको चेक करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोन इज दैट कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्री जुडिशियल, आर नॉट प्री जुडिशियल। लिखना मना है, मैं लिखने के लिए समय दूंगा, बस पहले समझो
कि पहला पॉइंट आपने लोन्स गिवन बाय द कंपनी, अगर मान लो हम किसी को लोन देते हैं तो ये बात चेक करेंगे कि हमारे लिए उस टर्म लोन की टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। वैसे कंपनी के भी हित में अपने बात करनी है कि कंपनी अगर किसी को लोन दे रही है तो उसकी टर्म कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। दूसरी, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest had been stipulated, stipulated यानी कि क्या, फिक्स्ड। तो दूसरी बात हम बोलेंगे कि ठीक है हमने लोन तो दे दिया और लोन के टर्म्स एंड कंडीशन भी फिक्स्ड है, लेकिन क्या रीपेमेंट, इसका रीपेमेंट, रीपेमेंट विच इंक्लूड्स द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, क्या ये फिक्स्ड किया है? और ये जो फिक्स किया है रीपेमेंट वो रेगुलर आ रहा है। कि दो पॉइंट इसमें याद रखना है, जो भी हमने फिक्स किया है वो रीपेमेंट क्या है, रेगुलर है। तो एक तो पहले रीपेमेंट फिक्स किया है किसका, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का, कि आप इतना इतना ईएमआई हमको पे करेंगे, ठीक है। या फिर अलग अलग भी हो सकता है कि आप हमको महीने के महीने इंटरेस्ट देंगे, साल में इतना अमाउंट प्रिंसिपल के लिए दे देंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपने नेक्स्ट बारी, अब टर्म्स एंड कंडीशन तो फिक्स है, तो मान लेते हैं कि इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने, नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने नेस्ले यूएसए लिमिटेड को जो लोन दिया है वो लोन का इंटरेस्ट जो है मान लेते हैं 4 से वो लोन दिया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो आप बोलेंगे ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन तो बिल्कुल वैलिड है, 5% है, मार्केट में 6% चल रहा है, अपनी सब्सिडी तो 1% से कम दिया है, वेरी गुड। लेकिन ये जो इंटरेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन बराबर से फिक्स है, लेकिन बात तो तब सही बनेगी जब नेस्ले यूएसए लिमिटेड इनको रीपे कर रही है टाइमली। अगर टर्म्स एंड कंडीशन सही है लेकिन रीपेमेंट नहीं आ रहा है, बताओ ये तो हद होगी। मतलब सब सही है लेकिन रीपेमेंट नहीं आ रहा है, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि रीपेमेंट जो है ये तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन रीपेमेंट क्या नहीं है, नहीं रेगुलरली आ नहीं रहा है। ये सुनो, तो दो बातें चेक करो, एक तो क्या रीपेमेंट का शेड्यूल आपने फिक्स किया हुआ है और उस हिसाब से आपको रेगुलरली वो रीपेमेंट आ भी रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने चेक करना है, दैट इज रीपेमेंट प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का वो फिक्स किया, स्टिपुलेट किया है और उसके हिसाब से वो रीपेमेंट जो है रेगुलर आ भी रहा है और रिसीट्स रेगुलर है, क्लियर है। और तीसरा, इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो ये आपने देखना है कि अगर मान लेते हैं कुछ ओवरड्यू है, रीपेमेंट शेड्यूल आपका फिक्स्ड है लेकिन आपका रीपेमेंट नहीं आ रहा है, आपसे पेमेंट नहीं आ रहा है, तो कोई अमाउंट ओवरड्यू तो नहीं है, ओवरड्यू अमाउंट है तो वो लिख दो कि ओवरड्यू अमाउंट है, और साथ साथ लिखो ऐसी कोई भी ओवरड्यू अमाउंट जो कि कितने दिनों के लिए ये है, 90 डेज से ज्यादा है। तो ओवरड्यू अमाउंट विच इज फॉर मोर देन 90 डेज, और उस चीज के लिए कंपनी के क्या स्टेप्स है, स्टेप्स टू रिकवर। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी इसको छोड़ दिया, जैसे कंपनी ने किसी डायरेक्टर को लोन दिया और डायरेक्टर को लोन दिया मतलब डायरेक्टर ने ही डायरेक्टर को लोन दिया, अब डायरेक्टर कंपनी को रीपे नहीं कर रहा है, अब मेंबर्स को क्या पता है कि ये कैसे चल रहा है, उसमें क्या हलचलें चल रही है। तो डायरेक्टर कंपनी को रीपे नहीं कर रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी उस चीज को, उस डायरेक्टर को दिया हुआ लोन को रिकवर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो कंपनी को किसी को लोन दे रही है, चाहे वो किसी दूसरी कंपनी को हो, चाहे वो किसी डायरेक्टर को हो, चाहे वो किसी एम्प्लॉय को हो, तो वो जो लोन दिया है वो जेन्युइन लोन होना चाहिए, वो कोई फेक लोन नहीं होना चाहिए, फिर कोई फ्रॉड करके लोन नहीं उठाना चाहिए। अब फ्रॉड करके कब होगा, जब उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल होंगे, जब उसका रीपेमेंट नहीं आ रहा है, और रीपेमेंट आ भी नहीं रहा है लेकिन कंपनी उससे कोई स्टेप्स नहीं ले रही है रिकवर करने के, यानी कि डायरेक्टर किसी कंपनी को, डायरेक्टर को दिया हुआ लोन को रिकवर करने के लिए स्टेप्स नहीं ले रही है, तो ये फ्रॉडुलेंट लोन हो जाएगा। और इसी के बारे में हमने रिपोर्टिंग करना है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो लोन के बारे में हमने क्या क्या देखा, पहला पॉइंट देखा टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट देखा कि रीपेमेंट जो है वो हमने फिक्स किया है, चाहे प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट का हो, और वो रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है। अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो ओवरड्यू हो रहा है, तो ओवरड्यू कितना है और क्या कोई अमाउंट मोर देन 90 डेज के लिए ओवरड्यू है, और अगर है तो उसके लिए कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझे, क्लियर है, पक्का? तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा लोन गिवन बाय द कंपनी। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने लोन दिया है, लोन गिवन बाय द कंपनी, किसी को लोन दिया है, तो लोन के बारे में पहली बात चेक करनी है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल नहीं है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है। दूसरा, लोन दिया है तो रीपेमेंट का स्केड्यूल फिक्स करना चाहिए, रीपेमेंट का स्केड्यूल फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो प्रिंसिपल के बारे में हो चाहे वो इंटरेस्ट के बारे में हो, ठीक है ना, और उस रीपेमेंट के हिसाब से वो पैसा आ भी रहा है, और रीपेमेंट क्या है, रेगुलर भी है।
अगर रेगुलर नहीं है तो कुछ अमाउंट ओवरड्यू है क्या, और अगर ओवरड्यू है तो उसमें से कितना अमाउंट ओवरड्यू मोर देन 90 डेज के लिए है, और उसके लिए कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू रिकवर, वो भी लिखना है कि कंपनी ने ये स्टेप्स लिए, कंपनी ने नोटिस भेजा, ये क्या वो क्या, ये भी सारी जिक्र क्या होने चाहिए आपके रिपोर्टिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, आपके कारों की रिपोर्टिंग में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक काम करो, अपने इसमें पॉइंट नंबर 3 में ये पॉइंट लिख दो। चलो, आई होप आपका राइटिंग करके हो गया है। तो वापस एक बार पहले 2 पॉइंट्स कारों में, पहला पॉइंट हमने देखा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के बारे में क्या देखा कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ है और फुल पर्टिकुलर्स कंपनी मेंटेन कर रही है उस रिकॉर्ड में, उसका नाम है फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करवा रही है और वो भी रीजनेबल इंटरवल में करवा रही है, और उसमें अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा पॉइंट हमने देखा इन्वेंटरी का। सो इन्वेंटरी में देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करवा रही है रीजनेबल इंटरवल्स में, और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर कुछ है तो उसको प्रॉपर्ली डील करवा रही है। और तीसरा पॉइंट अभी हमने ये देखा दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एंड उसका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, भले वो प्रिंसिपल का हो भले वो इंटरेस्ट का हो, और वो रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है। तीसरा, अगर मान लो वो रेगुलर नहीं है रीपेमेंट और वो कुछ अमाउंट ओवरड्यू है तो ओवरड्यू अमाउंट भी लिख दो, चाहे वो 90 डेज से कम क्यों ना हो, और अगर कुछ 90 डेज से अबव है तो वो भी लिख दो, और साथ साथ उसको रिकवर करने के लिए कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो अगर मान ले कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है तो ऊपर जो लोन दिया है उसमें डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, इसमें आएंगे डायरेक्टर्स। अगर मान लो कंपनी किसी डायरेक्टर को लोन दे रही है या फिर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके बारे में क्या, तो एक ही लाइन में है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। ओके, तो आपको सीए फाइनल में कंपनी लॉ जब पढ़ोगे 148 के बाद तो आपका पहला चैप्टर है दैट इज द डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स। तो उसमें सेक्शन 185 एंड 186 है। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है तो वो आएगा सेक्शन नंबर 185 के अंदर, और कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो आएगा सेक्शन नंबर 186 के अंदर। तो बस यही आपको बोला गया है, आपको एडिशनली यहाँ पे कुछ बातें याद करने के लिए नहीं बोली है, बस बोला है कि डायरेक्टर को या लोन दिया है या फिर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट और वो लोन 185 और 186 के तहत है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कंप्लीट डिस्क्लोजर दे दो उसके डिटेल्स का, और अगर नहीं है तो वो क्या है क्या नहीं है वो सीए फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा। सीए इंटर में ना ऑडिट में ना
आपको लॉ में इसके ऊपर सवाल आएंगे, ना कारों में सवाल पूछेंगे कि बताओ कि क्या क्या डिटेल्स है, बिकॉज वो आपके सीए फाइनल सिलेबस का पार्ट है। सीए फाइनल में वापस से कारो आपका आएगा, तो सीए फाइनल में उसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। बस अभी आपको याद रखना है कि अगर मान लेते कंपनी ने लोन दिया है डायरेक्टर को या कंपनी ने किया है कोई इन्वेस्टमेंट, तो वो 185 और 186 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी ने अगर नहीं किया है, अगर वो 185 और 186 में जो भी लिमिट्स बोले हैं, जो भी क्राइटेरिया वगैरह बोले हैं, उसको अगर नॉन कंप्लाई किया है तो उसके फुल पर्टिकुलर्स आपने इस रिपोर्ट में दे देने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट याद रखने के लिए कि अगर मान ले कंपनी ने लोन दिया है डायरेक्टर्स को, तो वो आएगा 185 के अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा, और कंपनी ने किया है कोई इन्वेस्टमेंट तो वो आएगा सेक्शन 186। और अगर मान लो उसमें नॉन कंप्लायंस हो गया तो उसको अपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, खत्म, बात यही है। ओके, तो हमने देखा फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि कंपनी ने दिया है लोन किसी डायरेक्टर को या कंपनी ने किया है कोई इन्वेस्टमेंट। तो अगर डायरेक्टर को लोन दिया है तो सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस करना चाहिए, और कंपनी ने किया है कोई इन्वेस्टमेंट तो 186 के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करो। और अगर गलती से भी नॉन कंप्लायंस हो गया तो उसके फुल डिटेल जो है वो आपने क्या करना है, उसमें दे देना है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये भी बात लिख दो अपने उस पॉइंट नंबर 4 के साइड में। ओके, चलो आपने ये लिख दिया है शायद से। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट था फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट के बारे में क्या लिखा कि क्या फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन हुआ है, और वो फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है कि कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं और उसमें फुल पर्टिकुलर्स है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी ने करवाया है, मैनेजमेंट ने करवाया है रीजनेबल इंटरवल्स में, और उसमें अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा है इन्वेंटरी के बारे में वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने किया है विद इन द रीजनेबल इंटरवल्स, और उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उसको प्रॉपर्ली डील करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी, लोन गिवन बाय द कंपनी, उस लोन के टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं होने चाहिए तो द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उसके बाद रीपेमेंट शेड्यूल जो है उसका फिक्स्ड है, चाहे वो प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट का हो, और वो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से रेगुलरली उसके रीपेमेंट आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो कुछ अमाउंट ओवरड्यू है, तो ओवरड्यू चाहे भले ही 90 डेज के से कम हो उसका भी डिटेल्स दे दो, और अगर मान लो कुछ ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा है तो उसके भी डिटेल दे दो, और उसके लिए स्पेसिफिकली स्टेप्स क्या लिए है कंपनी टू रिकवर उसको भी आपने उस रिपोर्टिंग में कर देना है। उसके बाद हमने देखा फोर्थ पॉइंट, दैट इज लोन टू डायरेक्टर्स या फिर इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। अगर मान लो कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है तो सेक्शन 185 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है तो 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और अगर मान लो कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया तो उसके फुल डिटेल्स कंपनी ने दे देने हैं। क्लियर है, तो ये खत्म हो गया अपने 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के बारे में देखो, एज यू ऑल नो हमारे पास कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट का चैप्टर है और वो डील कर रहा है सेक्शन नंबर 73 तो सेक्शन नंबर 76A तक। ये सुनो, तो पहली बात तो ये है कि कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो कंपनी ने 73 टू 76A का कंप्लायंस करना चाहिए, और अगर कंपनी नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, उसका रिपोर्टिंग करेंगे। तो पहली बात ये कंपनी भले ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, अब उसमें देखा था डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट फ्रॉम द एम्प्लॉइज, उसका रीपेमेंट कितना होगा आपने देखा था 6 मंथ टू 36 मंथ। कुछ लोग कुछ डिपॉजिट जो है वो 6 महीने से कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 महीने से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 महीने से लेकर 36 मंथ, 6 महीने से लेकर 36 मंथ, 36 मंथ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक्सेप्टेंस हो गया, रीपेमेंट हो गया, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व हो गया। तो इतनी सारी बातें 73 टू 76A में हमने पढ़ ली थी। अब हमने ये देखना है कि कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है
तो कंपनी ने क्या करना है, 73 to 76 ए का कंप्लायंस कर देना है। साथ साथ अब ये डिपॉजिट है तो आरबीआई का कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। ओके, तो आरबीआई एक्ट में डिपॉजिट के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उसका भी कंप्लायंस आपने करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखो कितना सिंपल है। डिपॉजिट में दो बातें याद रखनी है कि क्या 73 to 76 ए में आपने कंप्लायंस कर दिया है ऑफ द कंपनीज एक्ट, और आरबीआई के गाइडलाइंस को आपने फॉलो किया हुआ है। और अगर आपने इसमें नॉन कंप्लायंस कर दिया तो उसका रिपोर्टिंग आपने कर देना है। ओके, कोई नॉन कंप्लायंस हो गया तो उसका डिटेल या फिर उसका कॉन्ट्रावेंस का डिटेल आपने रिपोर्ट करना है। बात खत्म। देखो एक बार पढ़ लो, डिपॉजिट को पढ़ लो, कितना सिंपल है। अगर पढ़ के हो गया है तो प्लीज ये जो पॉइंट मैंने साइड में लिखा है उसको लिख देना, नोटबुक में लिखो, नोट्स अगर है आपके पास तो नोट्स में लिखो। टेल मी वंस यू फिनिश विद इट। डन, ओके चलो। सो हमने देखा अभी फिफ्थ पॉइंट में हमने ये देखा दैट इज डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने करना है 73 to 76 ए का कंप्लायंस, साथ साथ आरबीआई ने जो रूल्स बताए उसका कंप्लायंस करना है, और उसका अगर नॉन कंप्लायंस हो गया तो आपने क्या करना है, उसके डिटेल दे देने, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, वापस रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट था फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में पहला पॉइंट फिक्स्ड असेट रजिस्टर, दैट इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी एंड फुल रिकॉर्ड्स आर देयर और नॉट। फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने करवाया है विद इन रीजनेबल इंटरवल्स, और अगर उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो वो प्रॉपर्ली डील की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद देखा इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी ने करवाया है विद इन बाय द मैनेजमेंट विद इन द रीजनेबल इंटरवल्स, और उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है तो प्रॉपर्ली डेल्ट की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और नॉट। तीसरी बात हमने ये देखी, दैट इज अगर मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और उसका रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो फिक्स्ड है, प्रिंसिपल का हो इंटरेस्ट का हो, और वो रीपेमेंट क्या आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो ओवरड्यू होगा, तो ओवरड्यू है तो चल भले ही 90 डेज से कम हो तो वो रेगुलर, अगर 90 डेज से कम है तो ओवरड्यू है तो उसके डिटेल दे दो, और अगर मान लो कुछ ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा है तो वो भी डिटेल्स दे दो। साथ साथ उसके
उसके स्टेप्स यानी कि उस 90 डेज से अबाउट जो भी ओवरड्यू हुआ है वो ओवरड्यू अमाउंट रिकवर करने के लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स दिए हैं वो लेना है। फोर्थ पॉइंट था लोन टू डायरेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है तो 185 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की है कंपनी तो 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और नॉन कंप्लायंस होगा तो उसके फुल डिटेल्स आपको रिपोर्ट में करने हैं। उसके बाद कंपनी ने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो 73 टू 76 ए का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और अगर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए है डिपॉजिट के बारे में तो उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं करती है तो उसके फुल कॉन्ट्रावेंशन के डिटेल्स आपने क्या करना है अपने कारों की रिपोर्टिंग में कर देने हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 हो गया, आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया है आपको? बताया कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो इफ यू नो सेक्शन नंबर 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कॉस्ट रिकॉर्ड। तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑडिट किसको करवाना पड़ता है। तो इफ यू रिमेंबर के सेक्शन नंबर 148 में सेक्शन नंबर 148 में दो पार्ट थे। एक पार्ट था कॉस्ट रिकॉर्ड वाला कि कौन से कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और दूसरा पार्ट था कॉस्ट ऑडिट वाला। तो सब लोगों ने, जिन लोगों का ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है या फिर जो लोग ग्रुप 1 क्लियर नहीं करे हैं जो बोथ ग्रुप के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो उन लोगों ने आज सेक्शन 148 को पूरा का पूरा रिवाइज करना है। ओके, पूरा का पूरा रिवाइज करना है और देखना है कि कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है और कौन सी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है। कारो वाला पॉइंट जो है वो डील कर रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, जो भी लोग होमवर्क, ये एज ए होमवर्क ले लो आप, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट, इसके चार्ट जो है वो बना के मुझको टेलीग्राम पे जरूर भेजना। देखते हैं कौन कौन भेजता है, कौन इतना सिंसियर है कि आप पढ़ाई करता है। तो सेक्शन 148 के अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट दोनों अलग अलग बताए थे। ऐसी कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है उनको ही कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट करवा के लेना पड़ता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो कारो का जो पॉइंट है वो डील कर रहा है ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड की तरफ। तो जो भी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, अब आपको ये पता रहेगा कि जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है क्या उसको कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी करवाना पड़ता है? नहीं। ऐसी कुछ कंपनी हो सकती है जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जरूरी है उनको, यानी कि मैंडेटरी है, लेकिन उनको कॉस्ट ऑडिट करवा के लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जो कंपनी कॉस्ट ऑडिट करवा के लेगी, नॉर्मल सी बात है कि वो कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन किए, तो ऑडिट किसका करेंगे? तो कॉस्ट, ये जो कारो का 6 वाला पॉइंट है वो डील कर रहा है आपके कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में, और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला है सेक्शन 148 में। तो जाहिर सी बात है कि आपको किसका कंप्लायंस करना पड़ेगा? सेक्शन 148 का। तो पढ़ेंगे whether the accounts and records had been made and maintained by the company where the central government had specified maintenance of cost record under section 148 subsection 1। तो आपने किसका कंप्लायंस करना है? तो 148 के अंदर आपने क्या करना है? कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। बात खत्म। देखो कितना आसान है। तो आपने बस यही रिपोर्ट करना है एज एन ऑडिटर कि अगर मान लो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी है, तो उस कंपनी ने वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन की है। कॉस्ट ऑडिट करने का जो जिम्मेवारी है वो कॉस्ट ऑडिटर की है, वो अलग से रिपोर्ट करेगा। आपने अपने रिपोर्ट में कारो में क्या बोलना है कि जी हाँ, इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अनिवार्य था और इस कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड बराबर से मेंटेन किए हुए हैं। ओके, तो ये आ गया आपका 6 पॉइंट, दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में क्या बोला है कि सेक्शन 148 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन, ओके, और नॉट मेंटेन किया है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट भी लिख दो उस पॉइंट नंबर 6 के साइड में। ओके, चलो रिवाइज करते हैं जो भी हमने अब तक देखा है। आई थिंक आपका लिख करके हो गया है। तो पहला पॉइंट था फिक्स्ड एसेट। प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द कंपनी एंड फुल पर्टिकुलर्स आर शोन एट देयर रिकॉर्ड, दैट इज फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है मैनेजमेंट ने प्रॉपर इंटरवल पे, और उसमें कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। इन्वेंटरी के बारे में दूसरा रिपोर्टिंग पॉइंट, इन्वेंटरी में फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने करवाया है विद इन द रीजनेबल इंटरवल, और कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तीसरा पॉइंट, हाँ जी हमने देख लिया
दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी। तो अगर मान लो कंपनी ने लोन दिया है किसी और को, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, और वो रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है। और अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो ओवरड्यू है, और ओवरड्यू है तो कितना ओवरड्यू है वो देख दो। अगर भले ही वो ओवरड्यू 90 डेज से कम हो, अगर 90 डेज से ज्यादा है तो उसका भी रिपोर्टिंग करना है अलग से, और उस 90 डेज से अबव जो ओवरड्यू है उसके लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर रिकवर, वो भी आपके रिपोर्ट में आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। अगर मान लो कंपनी ने लोन दिया है डायरेक्टर्स को तो सेक्शन 185 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और अगर मान लो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो 186 के अंदर कंपनी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं तो नॉन कंप्लायंस की फुल डिटेल्स आपने रिपोर्ट में दे देने हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट था डिपॉजिट। अगर मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो सेक्शन नंबर 73 टू 76 ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा, और आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है तो उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। और नॉन कंप्लायंस कर रहे दोनों में तो आपने उसका फुल कॉन्ट्रावेंस का डिटेल दे देना है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट था कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए सेक्शन 148 अपने पास है, तो 148 के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको बोले हैं कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, क्या इस हिसाब से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए नहीं करना है, वो आपने क्या करना है बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो 7th वाला पॉइंट है स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो स्टैट्यूटरी, नो व्हाट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज हो सकते हैं आपके एम्प्लॉइज के, जैसे एम्प्लॉइज का अपने पीएफ जो कट करके गवर्नमेंट के पास भरा था उसका पेमेंट नहीं किया, ग्रेच्युटी हो सकती है, सॉरी ग्रेच्युटी अमाउंट हो सकती है, या फिर टैक्सेशन टैक्स अमाउंट जो होती है वो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हो चाहे वो जीएसटी के हो। अभी वैट तो वगैरह नहीं है, सर्विस टैक्स वगैरह नहीं है तो वो आपने याद नहीं करना है। कस्टम ड्यूटी हो वो अब तक लागू है, ये सुनो। तो ये सारी बातें आपने आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूज में आएगी। तो एज एन ऑडिटर आपने देखना है कि क्या कंपनी ने स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कंपनी के हैं क्या उसको टाइमली रीपे किया है नहीं किया, और अगर है कुछ ड्यूज तो वो किस वजह से ड्यूज है, और उसके एरियर्स के कितने दिन अब तक है, मतलब कि किस दिन से किस दिन तक कंपनी ने पे नहीं किया है, या फिर ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो कितने समय से कंपनी के पास ड्यू है, या क्या कोई केस वगैरह चल रही है। हो सकता है कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स ने कुछ तो ये किया है, नोटिस डाला है कि कंपनी आपने इतना इतना रुपयों का इनकम टैक्स भरना है, कंपनी उसको बोल दी कि हम लोग राजी नहीं है, और वो चले गए कोर्ट में, हो सकता है ना। तो कोर्ट में चले गए हैं तो कोर्ट में डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट है तो रीपेमेंट नहीं होगा, तो आप लिख देंगे कि ऐसा ऐसा ड्यूज है कंपनी का, लेकिन ये कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में इस चीज का क्या है बोलो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए उस स्टैट्यूटरी अमाउंट का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट, ये सुनो। तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो जो भी डिटेल्स है उस चीज के बारे में आप क्या कर दो गवर्नमेंट को बोल दो, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम नहीं है कि हर एक कंपनी में जाके पूछे कि ये बताओ वो बताओ वो बताओ, इसलिए आप जरिया हो गवर्नमेंट के लिए कि आप कंपनी की वो इंफॉर्मेशन उठा करके गवर्नमेंट को दे दो। तो देखेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में कंपनी क्या बोलती है। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे उन्होंने बोला है अनडिस्प्यूटेड, बिकॉज डिस्प्यूटेड है तो हम लोग पे नहीं करेंगे। तो आपने बोलना है कि क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज के रीपेमेंट के लिए रेगुलर है विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पीएफ हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स वगैरह ये आप काट सकते हो, ये नहीं है सेल्स टैक्स यानी कि जीएसटी, सर्विस टैक्स ये निकाल दो, इसमें आएगा जीएसटी ओनली। ड्यूटी ऑफ द कस्टम, ड्यूटी ऑफ द एक्साइज, एक्साइज भी निकल चुका है आज, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, हाँ ये लिकर के लिए वगैरह अभी भी वैट चल रहा है, पेट्रोल के लिए भी वैट अब तक लागू है, ठीक है ना, तो वो आपने याद रखना है। सेस और एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज इफ द कंपनी इज नॉट रेगुलर, तो पहले आपने बोलना है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट करने में कंपनी रेगुलर है, और अगर रेगुलर नहीं है देन द एक्सटेंट ऑफ एरियर्स, तो कितना एरियर है, अमाउंट बताओ कि कितना एरियर है कंपनी का, जैसे इनकम टैक्स इतना नहीं भरा है, जीएसटी इतना नहीं भरा है, वैट इतना नहीं भरा है, कस्टम ड्यूटी इतना नहीं भरा है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज एट द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल यानी कि 31 मार्च पे कितना वो ड्यू है वो बताओ। कंसर्न फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड बाय द ऑडिटर। तो आपने करना क्या है कि 31 मार्च पे कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज जो 6 महीने से ज्यादा के लिए क्या है बोलो ड्यू हो चुके हैं फॉर द पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल तो हम लोग मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा कब 31 मार्च 2021। तो ऑडिटर ने क्या करना है कि 31 मार्च पे इस डेट पे स्टैट्यूटरी ड्यूज
कितने हैं वो बताने, लेकिन कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज जो मोर देन 6 मंथ्स के लिए ओवर ड्यू है ऑन द बैलेंस शीट डेट, यानी कि 6 मंथ्स कब खत्म होते हैं, 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये 6 महीने होते हैं। तो आपने क्या करना है एज एन ऑडिटर, मैं यहां पे लाइन मारता हूं, देखो तो ये हो गया 31 मार्च 2021, ये हो गया आपका 30 सितंबर 2021, ऊपर लिखता हूं चलो, ठीक है। तो इस दौरान जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज ड्यू है फॉर पेमेंट बाय द कंपनी, इसका रिपोर्टिंग आपने नहीं करना है। किसका रिपोर्टिंग करना है, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑन दिस डेट, तो इस डेट पे कौन से ड्यूज रहेंगे, तो इसके पहले जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, चाहे वो इस फाइनेंशियल ईयर के हो या फिर पिछले फाइनेंशियल के हो, यानी कि 19-20 वाले भी कुछ हो सकता है उसके पहले भी हो सकता है 2009-10 का कुछ अमाउंट पेंडिंग है, वो अब तक पे नहीं हुआ है ऑन 31 मार्च, तो वो मोर देन 6 मंथ्स, अनलिमिटेड समय तक, जितने भी समय के लिए वो ओवर ड्यू है मोर देन 6 मंथ्स ऑन दिस बैलेंस शीट डेट, उसका रिपोर्टिंग करना है। लेस देन 6 मंथ का रिपोर्टिंग आपने नहीं करना है। क्लियर है मेरे बात? तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये देखना है कि क्या कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज के रीपेमेंट में रेगुलर पेमेंट कर रही है, और अगर रेगुलर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑन बैलेंस शीट डेट, उसका रिपोर्टिंग करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये उन्होंने यहां पे बताया। इन केस ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स और ड्यूटी ऑफ कस्टम और ड्यूटी ऑफ एक्साइज वैल्यू एडेड टैक्स हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन account of any dispute, then the amount involved and forum where the dispute is pending shall be disclosed। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा है, अगर अभी ये तो हो गया, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो कंपनी ने पे नहीं किया है, लोग मांग रहे, इनकम टैक्स अथॉरिटी, पीएफ, ग्रेचुटी, एम्प्लॉइज वगैरह मांग रहे, के लिए कंपनी पे नहीं कर रही है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कंपनी वॉलंटरी पे नहीं कर रही बिकॉज कंपनी के पास पैसा नहीं है, और दूसरा वो जो डिस्प्यूटेड है, मतलब कि इनकम टैक्स ने बोला कि इतना 100 करोड़ का अमाउंट भर दो, 100 करोड़ पागल हो गया, इतना हम लोग नहीं भरेंगे, इतना तो हमारा लायबिलिटीज नहीं है, तो आप चले गए कहां पे, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो वहां पे ये जो आपका डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है, वहां से अब तक क्या नहीं आया है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, फाइनल सेटलमेंट नहीं है, तो अब तक पे नहीं करोगे। तो आपने करना है, अगर डिस्प्यूटेड है तो कौन से फोरम में वो डिस्प्यूटेड है, उस फोरम का नाम जो है वो आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ओके, जैसे कि इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी हो गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स ITAT आपने नाम सुना, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर मान लेते हैं ये GST है तो GST में उनका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अगर मान लेते हैं ये PF है तो ये हो गया लेबर कोर्ट, PF कमिश्नर। ओके, अगर मान लेते हैं ये कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी कमिश्नर। तो ये जो लोग हैं, ये लोगों के पास आपका जो केस रहेगा वो पेंडिंग रहेगा। क्लियर है? तो उनके लोग किसके पास, किस फोरम के पास ये आपका केस चला गया है और पेंडिंग है, वो आपने क्या करना है, लिख देना है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? तो अगर मान लो आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में रिपोर्टिंग करना है तो पहले समझो कि स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है, एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड हो सकती है, ग्रेचुटी हो सकती है, टैक्सेशन होती है, इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी वगैरह ये टैक्सेस हो सकते हैं। तो क्या करना है, आपने रिपोर्टिंग क्या करना है कि क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में रेगुलर है। पहले ये दिख दो कि रेगुलर है तो बोलो रेगुलर है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर रेगुलर है तो बोलना है कि हाँ रेगुलर है, कोई भी यहां पे आंसर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर रेगुलर है तो बोलो हाँ रेगुलर है, रेगुलर है बोलेंगे, रेगुलर है ना क्या बताना है, नहीं रेगुलर है तो बताओ कि हाँ रेगुलर है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने करना है। दूसरा, अगर रेगुलर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग क्या है, तो आउटस्टैंडिंग है तो अमाउंट लिखना है कि व्हाट इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और लिखना है कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट स्टैट्यूटरी ड्यूज की विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months ऑन बैलेंस शीट डेट, दैट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो आपने रिपोर्ट करना है।
और अगर मान लेते हैं उसमें कुछ डिस्प्यूट है तो फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। क्लियर है? चलो एक काम करो, इसको लिख दो। ओके हो गया। चलो सो देखते हैं यहां पे 7 पॉइंट हमने देख लिए। स्टैच्यूटरी ड्यूज वाला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट फिक्सर के बारे में। तो फिक्सर के बारे में बोला है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी, फुल पर्टिकुलर्स आर शोन, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करवा रही है प्रॉपर इंटरवल्स में, और अगर उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉपरली उसको डिलीट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन्वेंटरी के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन किया है मैनेजमेंट ने और प्रॉपर इंटरवल्स में किया हुआ है, और उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है तो प्रॉपरली उसको डिलीट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। थर्ड पॉइंट हमने ये देखा, दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी। तो लोन दिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, चाहे प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट का हो, और वो रीपेमेंट क्या आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। अगर मान लो कुछ ओवरड्यू है, भले ही लेस देन 90 डेज हो, उसका भी जिक्र होना चाहिए, उसका भी डिटेलिंग जाना चाहिए, और अगर मोर देन 90 डेज है तो उसका तो जाना ही चाहिए। साथ साथ अगर मोर देन 90 डेज है तो उसके स्टेप्स कंपनी ने क्या लिए टू रिकवर वो भी डालना है। अगर मान लो कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया तो सेक्शन 185, और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया तो सेक्शन 186 का कंप्लायंस होना चाहिए, और नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसके डिटेल्स कंपनी ने दे देनी है। अगर मान लो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो सेक्शन 73 टू 76A और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नॉन कंप्लायंस करेगी तो उसके डिटेल्स आपने क्या करने हैं, कारों में दे देने हैं। 6 पॉइंट है आपका कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं सेक्शन 148 के अंदर। तो 148 के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में, उसको अपने उसके तहत आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है, नहीं किया है तो उसका रिपोर्टिंग आप कर दो। स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, अगर मान लो कंपनी रेगुलर है रीपेमेंट में, रेगुलर है पेमेंट में स्टैट्यूटरी ड्यूज के, तो वो भी आपने लिखना है। और अगर रेगुलर नहीं है तो कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक्सटेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग आपने लिखना है। और अगर वो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, ड्यूज है, तो आपने बैलेंस शीट डेट पे 6 महीने से ज्यादा ड्यूज वाले आपने रिपोर्टिंग करने की इतने इतने ड्यूज है जो कंपनी ने स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किए। और अगर मान ले पे क्यों नहीं किए, बिकॉज डिस्प्यूट है, तो किस फोरम के पास ये पेंडिंग है, उस फोरम का नाम आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है उस पर्टिकुलर चीज के, उस पर्टिकुलर फोरम के नाम के साथ। क्लियर है? पक्का? तो कुल मिला के 16 पॉइंट है, उसमें से 7 पॉइंट अपने हो चुके हैं। अब तक 9 पॉइंट हमने आज देखने हैं, तो आज हम लोग यहां पे ही रुकेंगे। 7 पॉइंट हो चुके हैं, प्लीज प्रॉपरली इस सबको पढ़ लेना, और जो भी मैंने क्रक्स पॉइंट बोले हैं, जो भी मैंने समरी पॉइंट्स बनाए हैं, उन समरी पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है। बाकी किसी चीज के ऊपर अपने ध्यान नहीं देना है। जब एग्जाम के लिए आप जा रहे हो या रिवीजन वगैरह कर रहे हो, तो उस रिवीजन के टाइम पे ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, ये वाले पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। बाकी किधर से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं कारों की। बस स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है, और मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, स्कैनर आपके पास एडिशनली है, तो स्टडी मटेरियल, मेरी क्वेश्चन बैंक और स्कैनर में जितने भी कारों के सवाल है, उसको बस आप एक बार गो थ्रू कर लेना।
कल के लेक्चर पे जब हम लोग मिलेंगे तब जो बचे हुए कुछ जो 9 पॉइंट्स है उसको करेंगे और साथ साथ उसकी कारों की एप्लीकेबिलिटी क्या है उसको भी करेंगे, बिकॉज कई बार कारों की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? पक्का? तो हम लोग रुकेंगे इधर ही, बताएंगे क्या आज का लेक्चर आपको क्लियर है? एनी डाउट सो फार? क्या इस पूरे लेक्चर में किसी को डाउट है तो आप मुझको बताएंगे। बहुत दिनों के बाद क्लास में बैठ के आपको कैसा लगा? क्या ये लाइव सेशन आपको फ्रूटफुल लग रहा है या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही सही है? तो आप मुझको बताएंगे। Not doubt at all. Clear. No sir, no doubt. यस, सो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपके किसी भी प्रकार के कुछ भी डाउट्स नहीं है, सबको सब पॉइंट सिखाया है वो क्लियर है। बस जो मैंने बोला है उसके ऊपर ध्यान जरूर देना। कल हम लोग बराबर 5:15 यानी कि 5:15 पे मिलेंगे और 5:15 बजे हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर को चालू करेंगे। कल हो सकता है 2 घंटे का अगर लेक्चर हो, क्योंकि जो बच्चे कुछ पॉइंट है वो कवर करने के लिए थोड़ा समय हमको लग सकता है। तो 5:15 बजे कल मिलेंगे। मैं आपको लिंक ऐसे ही भेज दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो, सो बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। सब लोग अपनी जो है अपना हेल्थ की चिंता करो, हेल्थ के बारे में थोड़ा कॉशियस रहो, थोड़ा हेल्दी रहो। अभी बहुत सारा समय आपको मिल चुका है, एग्जाम भी डिले हो चुकी है, तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी कर लो, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर दो, जो भी है। एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने हेल्थ के लिए रिजर्व कर सकते हो, तो वो 1 घंटा डेली प्लीज रिजर्व करना। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी 50 ऐसे बोलते हैं। तो आपको अच्छा रहना है, ठीक रहना है, हेल्दी रहना है। तो जैसे स्टे होम स्टे सेफ बोलते हैं ना, उसमें एक ऐड कर सकता है, स्टे होम बट स्टे हेल्दी एंड देन यू कैन स्टे सेफ। ओके, तो कुछ इस प्रकार से वो टैगलाइन आना चाहिए। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। यस, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर निधि चौहान बहुत अच्छा लगा सर, ज्यादा क्लियर होता है लाइव पे। ओके, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर, यस सर क्लियर है, नो डाउट। बहुत अच्छा लगा सर, लग रहा था कि क्लास में ही बैठे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइव लेक्चर इज बेस्ट, मोर इंटरेक्टिव है सर। थैंक यू सो मच बच्चों। कल भी हम लोग ऐसे मिलेंगे और एक हफ्ते में आई थिंक मुझको और एक 5-6 लेक्चर लग सकते हैं, जो भी आपके ऐसे वगैरह बचे हुए उसको कवर करने के लिए। तो मान के चलो कि 1 हफ्ता इसके बाद लगेगा आपको। 1 हफ्ता हम लोग लाइव मिलेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ ऑडिट। ठीक है, चलो, सो फाइनली मिलते हैं अगले लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.